बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 के अंदर है जी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जर्नल आइडिया हम लेते हैं और फिर इसको जो है वो हम स्टडी करेंगे हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले लेट से यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले हम डायमेंशन एनालिसिस के लिए एक छोटा सा नोट टाइप है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये है जी, जो डायमेंशन इज अ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि जो डायमेंशन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर होती है। फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर होने का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव नेचर होने का मतलब ये है कि लेट से कोई भी एक बॉक्स है, उसकी मैं लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर करता हूँ। तो अब कहने में तो ये तीन डिफरेंट लेंथ हमने उसकी मेजर की हैं, जो कि एक लेंथ थी एक तरह से, दूसरी विड्थ थी और तीसरी जो है वो हाइट थी। लेकिन इन तीनों को एक ही यूनिट्स में मेजर किया जाता है और वो यूनिट्स कौन से हैं? वो मीटर है। तो इस तरह करके हम ये कहते हैं कि इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की जो क्वालिटेटिव नेचर थी वो सेम थी, और वो क्वालिटेटिव नेचर क्या थी? दैट वाज लेंथ, या दूसरे लफ्जों में उसको हम मीटर कहते हैं। अब डायमेंशन को हम अपने सिलेबस में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, और अगर उस स्पेसिफिक सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया जाए तो वो उसकी डायमेंशन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम डायमेंशन ऑफ लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करके उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये डायमेंशन ऑफ लेंथ है। इसी तरह अगर डायमेंशन ऑफ मैस की हम बात करें तो कैपिटल एम हम इसके लिए लिखेंगे और उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। कीप इट एट माइंड, यहाँ पे हम डायमेंशन ऑफ मैस को स्मॉल एम, बेशक उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें, लेकिन उसका मतलब डायमेंशन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम डायमेंशन ऑफ टाइम की बात करें तो उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करके उसके गिर्द जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी जाती है। तो ये एक्चुअली डायमेंशन है, और ये डायमेंशन का जो है वो बेसिक आइडिया है। सारी जो डायमेंशंस हैं ये एक्चुअली बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। बेस क्वांटिटी की डायमेंशंस, हर फिजिकल क्वांटिटी एक स्पेसिफिक डायमेंशन है, और उनकी डायमेंशंस के मिलने से जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं उनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम बेस क्वांटिटीज जो है उनकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको एक ये टेबल की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, 7 बेस क्वांटिटीज है। जब सबसे पहले लेंथ है, लेंथ को कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। मैस है तो कैपिटल एम, टाइम जो है वो कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, टेम्परेचर को इसी तरह थीटा है उसकी डायमेंशन, ल्यूमिनोसिटी इंटेंसिटी जो है वो जे है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन लिखा जाता है। तो ये 7 की 7 बेस क्वांटिटीज हैं और उनकी ये डायमेंशंस हैं, और इन डायमेंशंस को यूज करते हुए हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं एक तरह से। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले ड्राइव्ड क्वांटिटी में हम डायमेंशन ऑफ स्पीड लेट से अगर मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम स्पीड के फार्मूला की तरफ जाएंगे। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसमें डायमेंशन रिप्लेस करवा दें। डायमेंशन ऑफ स्पीड अगर हमने मालूम करनी है तो राइट साइड पे हम डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस पुट करेंगे और डायमेंशन ऑफ टाइम पुट करेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? डायमेंशन ऑफ स्पीड बन जाएगी। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस जो है वो एल है और डायमेंशन ऑफ टाइम जो है वो टी है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एल टी इनवर्स बन जाएगा, और इस तरह जो डायमेंशन ऑफ स्पीड है वो क्या बन गई? वो एल टी इनवर्स बन गई। इसी तरह हम एक और एग्जांपल समझते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगेन इसका भी हम पहले फार्मूला लिखेंगे, और इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब इस फार्मूला के अंदर हम डायमेंशन को रिप्लेस करवा देंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी। अगेन वही तरीकाकार है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अभी हमने निकाली है, वो क्या है? एल टी इनवर्स, और टाइम की डायमेंशन अगेन टी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एल टी माइनस टू। तो जो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन है वो बन जाएगी एल टी माइनस टू। तो ये तरीकाकार है जो सबसे सिंपलेस्ट है कि अगर हमने डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी हो तो डायमेंशन किस तरह करके फाइंड आउट की जा सकती हैं। इसी तरह ये एक टेबल है जिसमें कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है वो इनलिस्ट की गई हैं। सबसे पहले लेट्स से एक्सेलरेशन, जैसे अभी हमने मालूम भी किया, मोमेंटम है, मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी होता है।
मास की डायमेंशन कैपिटल एम है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स, तो ये कंप्लीट डायमेंशन जो होगी ये मोमेंटम की डायमेंशन बन जाएगी। कीप इट इन माइंड, हमने इसको दोनों को मिला के एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो वो रिप्रेजेंट करेगी ये डायमेंशन ऑफ मोमेंटम है। इसी तरह फोर्स है, हमें पता है मैस इंटू एक्सेलरेशन है, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो एम एल टी माइनस टू जो है ये हमारे पास डायमेंशन आ गई फोर्स की। इसी तरह फिर प्रेशर है, और प्रेशर के फार्मूला में वैल्यूज रिप्लेस करवा दी, तो उससे हमारे पास डायमेंशन ऑफ प्रेशर आ गई। ये कुछ कॉमन यूज होने वाली डायमेंशन हैं, जिनको हम याद कर लेंगे तो हमारे जो फर्दर यूज है उसमें हमारे पास ये काम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डायमेंशन एनालिसिस है, कि डायमेंशन की टेक्निक को यूज करते हुए हम लोग इससे क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, एक तरह से इसके यूजेस क्या हैं। तो हमारे पास एफएससी फिजिक्स के अंदर इसके दो यूजेस जो है वो बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वो है चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करना। इक्वेशन की होमोजेनिटी का मतलब क्या है? इक्वेशन की होमोजेनिटी का मतलब है करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि इक्वेशन किस हद तक करेक्ट है, उसको चेक करने के लिए हम जो है वो डायमेंशन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। कि एक इक्वेशन लेट से हमने लिखी है, तो अगर हमने ये चेक करना हो कि वो करेक्ट है या नहीं, तो उसको हम डायमेंशन एनालिसिस के जरिए जो है वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है टू डिराइव द पॉसिबल फार्मूला, कि हम पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकें। यहाँ पे ये जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। ये मतलब नहीं है कि हर किस्म के फार्मूलाज जो है वो डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए ड्राइव किए जा सकेंगे, बल्कि कुछ पॉसिबल फार्मूलाज हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही एक तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो बारी बारी हम इनको देखते हैं जी। सबसे पहले जो टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर एक इक्वेशन के अंदर हम राइट साइड और लेफ्ट साइड पे डायमेंशन को रिप्लेस करवाएं, और राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशन सेम आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। एक चीज इसमें और समझने वाली है वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ द फार्मूला, कि जो फार्मूला की फॉर्म होगी या इक्वेशन की जो फॉर्म होगी उसके इररिस्पेक्टिव होगा। मतलब ये है कि लेट से अगर दो फैक्टर्स आ रहे हैं राइट साइड पे, तो उन दो फैक्टर्स के दरमियान प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, इससे ये इररिस्पेक्टिव होगा। तो ये इसका मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ द फार्मूला। और राइट साइड और लेफ्ट साइड में डायमेंशन रिप्लेस करवाने के बाद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उन दोनों की डायमेंशन सेम आएंगी, और अगर डायमेंशन सेम आई तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया है, जो एक्सरसाइज में हमारा 1.7 है, जिसके मुताबिक शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन भी चेक हो जाएगी, और हमें इसका जो है वो आइडिया भी हो जाएगा ये कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं जी। वेलोसिटी यहाँ पे अपीयर हो रही है, लेफ्ट साइड पे फाइनल वेलोसिटी है, राइट साइड पे इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो, चाहे इनिशियल हो, चाहे एवरेज हो, उसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी? वो एल टी इनवर्स होगी। ये वही बात है जो स्टार्ट में मैंने कही थी कि इट इज द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी की, ये फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर है। तो फाइनल इनिशियल जो भी वेलोसिटी होगी उसकी जो डायमेंशन होगी वो एल टी इनवर्स ही होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास अपीयर हो रही है वो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने पढ़ ली कि वो एल टी माइनस टू है। इसी तरह टाइम है, या टाइम की डायमेंशन जो है वो कैपिटल टी है। अब इन डायमेंशन को हम बारी बारी जो है वो पुट कर देते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले लेफ्ट साइड की हम बात करें तो वी एफ था, तो वो किसकी इक्वल हो गया? एल टी इनवर्स। और राइट साइड जो है वो वी आई प्लस ए टी है। तो वी आई प्लस ए टी में जब डायमेंशन रिप्लेस करवाएंगे तो यहाँ पे ये डायमेंशन आ गई वी आई की पहले, और उसके बाद ए और टी की डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो गई। और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एक फैक्टर आया है एल टी इनवर्स, और जो दूसरा फैक्टर है वो भी एल टी इनवर्स है। अब ऑल दो आपके पास राइट साइड पे ये फैक्टर्स दो आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम है, इधर भी एल टी इनवर्स है, इधर भी एल टी इनवर्स है, और लेफ्ट साइड पे जो फैक्टर था वो भी एल टी इनवर्स था। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये जो क्वांटिटीज हैं राइट साइड की और लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम है, और सेम डायमेंशन होने की वजह से फिर हम ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो इक्वेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम होने की वजह से ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास।
तो इस तरह करके होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन जो है वो हमने चेकआउट कर ली और हमने मालूम कर ली कि होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब होता है। इसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट था वो क्या था जी, टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करने के लिए पहले भी जैसा कि मैंने कहा था कि ओनली पॉसिबल फार्मूलाज कैन बी ड्राइव, जो पॉसिबल फार्मूलाज होंगे वही ड्राइव हो सकेंगे। तो पॉसिबल फार्मूला में हम लोग कहने का मकसद ये है कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फार्मूलाज होते हैं जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं या स्पेशल फंक्शंस हैं, उनके फार्मूलाज हम ड्राइव यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको ड्राइव करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि यहाँ पे हमारे एफएससी के सिलेबस में नहीं है। सिंपल एक छोटा सा आइडिया है, उसी को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो फैक्टर्स कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने गेस करना है कि वो वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर जो फार्मूला के अंदर वैल्यू क्वांटिटी आ रही है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद फिर हम इस फार्मूला को प्रोसीड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इसको कि ये फार्मूला कैसे जो है वो प्रोसीड करता है। तो जैसा कि सबसे पहले हम इसको भी सॉल्व करने के लिए अगेन एक न्यूमेरिकल जो उसको मैंने सॉल्व किया जो कि 1.8 है। स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम टू बी डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, वन ऑफ देम इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द सेकंड वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। यही भी बात है जो मैंने यहाँ पे की थी कि सबसे पहले गेस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जी, वो फैक्टर नंबर 1 जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम और जो दूसरा है दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। तो फैक्टर्स का हमें पता चल गया। अब इन फैक्टर्स को यूज करते हुए हम इसका जो पॉसिबल फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे। तो इसी को हम प्रोसीड करते हैं जी। इसके बाद डिड्यूस द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज डिफाइन करने वाली है वो ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। शायद आप लोग इससे फेमिलियर ना हो लेकिन जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने यंग्स मॉडुलस पढ़ा था। तो यंग्स मॉडुलस है वो एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी एक टाइप है। तो वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन था, उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। फिर इसके बाद अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो जो स्ट्रेस होता है उसकी डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होती है। और अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि जो प्रेशर की डायमेंशन है वो क्या है, वो एम एल इनवर्स टी माइनस 2 है। तो हमने पहले डायमेंशन स्ट्रेस की लिख ली। फिर इसके बाद स्ट्रेन है और स्ट्रेन की डायमेंशन कोई नहीं होती है, डायमेंशन लेस है। फिर इसके बाद डेंसिटी ऑफ द मीडियम है और डेंसिटी हमें पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम की अगर डायमेंशन निकाली जाए तो वो क्या बन जाएगी, मैस की जगह एम आ गया, वॉल्यूम जो है वो लेंथ वेट और हाइट है तो उसकी पावर 3 बन जाएगी और ऊपर आके ये -3 हो जाएगा। तो इस तरह करके इनिशियल जो है वो हमने इनकी डायमेंशन लिख ली। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक फैक्टर और था स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन या वेलोसिटी की वो एल टी इनवर्स है। इसके बाद अब हम आते हैं इसके फार्मूला को ड्राइव करने की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि जो v है दैट इज प्रोपोर्शनली डेंसिटी पावर a और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पावर b। मतलब आप इसमें से ये किसी की भी पावर a भी कंसिडर कर सकते हैं। ये a और b जो होगा ये हम खुद से कांस्टेंट एक तरह से कंसिडर कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज हम फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल फार्मूला आ जाएगा। अब इसी को हम इक्वालिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं। इक्वालिटी की फॉर्म में हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा और बाकी जो है वो डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया। अब इसमें हम डायमेंशन जो है वो रिप्लेस करवा देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी इनवर्स है, कांस्टेंट हमें नहीं पता कौन सा कांस्टेंट है, हम इसको एज इट इज रहने देंगे साथ। फिर आ गया डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन एम एल -3 है और इसकी पावर ए आ गई। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी डायमेंशन ये रिप्लेस कर दी और उसकी पावर बी हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों साइड्स पे डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। लेट्स से यहाँ से लेंथ की डायमेंशन को हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड पे लेंथ की डायमेंशन और राइट साइड पे लेंथ की डायमेंशन। राइट साइड पे लेंथ दोनों फैक्टर्स में अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे एल की पावर -3a बन जाएगी और यहाँ पे एल की पावर -b बन जाएगी क्योंकि ये -1 जो है ये b के साथ आके मल्टीप्लाई होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो इसकी पावर होगी उसको हम कहेंगे ये -1 बी के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ और ये -3 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह इनकी जो डायमेंशन हैं वो आपके पास बन जाएगी एल पावर -3a - b। तो ये इसकी डायमेंशन बन गई।
फिर इसके बाद हम दूसरी डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। दूसरी डायमेंशन यहाँ पे जो है वो लेट्स से हम टाइम को डायमेंशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे t-1 है और राइट साइड पे t एक ही फैक्टर में अपीयर हो रहा है, तो उसको हम लिख देते हैं t⁻²b। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें, इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं कि जो राइट साइड है उस पे 1 है इसकी पावर, तो वो 1 आ गई, और लेफ्ट साइड पे -3a और -b आ गया। फिर इसके बाद इक्वेशन 3 की हम बात कर लेते हैं और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 3 से लेफ्ट साइड में -1 और राइट साइड में -2b है, तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 आ गई। तो इस तरह करके हमने एक कांस्टेंट b जो है उसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इस b की वैल्यू को हम रिप्लेस करवा देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 4 में सॉरी रिप्लेस करवाते हैं। जब यहाँ पर रिप्लेस करवाएंगे b की ये वाली वैल्यू, तो b को जब यहाँ पर रिप्लेस करवाएंगे -1/2 बन जाएगा। दूसरी साइड पे जाकर ये 1 + 1/2, तो ये 3/2 बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और a की जगह जो है वो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर जो है वो -1/2 आएगा। ये a जो है दैट इज -1/2। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन्हीं वैल्यूज को रिप्लेस करवा देंगे फाइनल इक्वेशन में। और जब फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इनिशियल जो इक्वेशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर इसके बाद ये कांस्टेंट वाली, और इनके बाद अब यहाँ पे जब हम वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, डेंसिटी की जगह पावर -1/2 आ गई, क्योंकि a की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू हमारे पास -1/2 थी। तो a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू +1/2, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया। ये दोनों की पावर 1/2 सेम आई है, इसको हमने कॉमन कर लिया। डेंसिटी की पावर नेगेटिव थी, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो न्यूमिनेटर में आ गया। तो इस तरह करके हमने स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम का जो फार्मूला है वो ड्राइव कर लिया, और वो फार्मूला क्या आया, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी स्क्वायर रूट। तो इस तरह करके हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए जो पॉसिबल फार्मूलाज हैं उनको हम ड्राइव कर सकते हैं।